हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वाईफाई स्टडी डॉट कॉम में वेलकम है। और आज का ये जो वीडियो है वो स्पेशली हम एडजेक्टिव को लेकर के चलेंगे। मगर इससे पहले बता देना चाहता हूँ कि आप हमारे इस वाईफाई स्टडी के माध्यम से घर बैठे तैयारी कर सकते हैं और हमारा वाईफाई स्टडी ऐप डाउनलोड करके। और साथ ही उन सभी सब्सक्राइबर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और अपने कॉम्पिटिशन्स एग्जाम को दमादम क्रैक कर रहे हैं। और आप भी अगर इसी तरह चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में सक्सेस, तो जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिएगा दोस्तों, एक बात बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी में सफलता है वो यूँ घर बैठे तो नहीं आती, किंतु ऐसा है जो मेहनत करते हैं उन्हें उनकी कभी हार नहीं होती। उन्हें एक ना एक दिन सफलता जरूर मिल ही जाती है। तो आपको भी अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेट रहना है और डेडिकेट रह करके वर्क करना है। तो आज जो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक है एडवर्ब। और इस एडवर्ब के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एडवर्ब एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जिसके माध्यम से आप लोग आसानी से बहुत सारी चीज़ें गेन कर सकते हैं। सो हम लोग कैसे इन चीज़ों को गेन करें और किस तरीके से हम लोग इसको प्राप्त करें, इनके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग एडवर्ब को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। सबसे पहले एडवर्ब की बात करना चाहें तो इसकी ओरिजिन की बात करें तो देखिएगा 1520 ईस्वी से 1530 ईस्वी में इसकी ओरिजिन मानी जाती है, अर्थात इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ये क्वेश्चन इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जैसे एसएससी बैंक में इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, किंतु टीचर्स के लेवल जो एग्जाम्स होती हैं इनमें इस तरह के सवाल किए जाते हैं, नेट इत्यादि में भी ऐसे सवाल होते हैं। सो दैट हमारा मकसद है कि प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ भी आप लोग एग्जाम दो, किसी भी एग्जाम में आप दोगे तो ये टॉपिक जानने के बाद आपको कहीं प्रॉब्लम ना आए, ऐसा हमारा लक्ष्य है। और आपका भी यही लक्ष्य होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना। तो यहाँ पर अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि एडवर्ब शब्द की उत्पत्ति कब मानी जाती है, तो 1520 से 30 ईस्वी सन में मानी जाती है। और ये बात करें किस वर्ड से बना है, तो लैटिन वर्ड से बना है। ये दूसरा सवाल हमारा बनता है, लैटिन वर्ड से बना है। और लैटिन वर्ड कौन सा वर्ड है? एडवर्बियम जो वर्ड है लैटिन, उस वर्ड से एडवर्ब बना है। एड का मतलब जैसा कि आप जानते हो एडिशन, एंड वर्बियम का मतलब होता है वर्ड। तो यहाँ पर एड बराबर इन एडिशन एंड एड बराबर वर्बियम की बात करें तो इसका अर्थ होता है वर्ड। और देखिएगा अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं, वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए वर्ब एंड एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब और ए सेंटेंस एंड दैट इज ऑफन यूज्ड टू शो टाइम, मैनर, प्लेस और डिग्री इज आल्सो कॉल्ड द एडवर्ब। एंड इन अदर डेफिनेशंस, क्योंकि अलग अलग लिंग्विस्टिक्स ने अलग अलग इसकी परिभाषाएं दी हैं जो यहाँ पे बताएं। तो a word that describes or give more information about verb, adjective, adverb और phrase called adverb in the phrase। देखिएगा यहाँ पर देखते हैं, राधा स्माइल्ड चीयरफुली। द वर्ड चीयरफुली की बात करना चाहें तो ये एक एडवर्ब है। यानी कि यहाँ पर हमारे एक छोटा सा सेंटेंस लिया था, राधा स्माइल्ड चीयरफुली। तो यहाँ जो चीयरफुली है, कई बार एग्जाम्स में ऐसा पूछा जाता है कि राधा स्माइल चीयरफुली, द सेंटेंस चीयरफुली इंडिकेट टू। तो एट दैट मोमेंट हम लोग इसको किस में इंडिकेट करेंगे? ये एक एडवर्ब है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ब। जैसे अगले एग्जाम्पल की तरफ देखिए, ही रैन क्विकली। तो यहाँ पर क्विकली क्या हो गया? एडवर्ब हो गई, क्योंकि क्विकली मॉडिफाइज द वर्ब रैन। यानी कि यहाँ पर जो क्विकली है ये किसको मॉडिफाई कर रही है? वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। और यहाँ पर वर्ब क्या है? रैन। और देखिएगा अगर हम यहाँ टाइप ऑफ एडवर्ब के बारे में बात करना चाहें तो अलग अलग लोगों के अलग अलग कयास लगाए जाते हैं और अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग तरीके के डेफिनेशंस के साथ साथ में इसके काइंड ऑफ एडवर्ब्स मिलेंगे। किंतु एक बेसिक तौर पर एक स्टैंडर्ड रूप की बात की जाए, जहाँ कहने का मतलब जिसको स्टैंडर्ड रूप के रूप में मान्यता प्रदान की गई है उस तरह से है। इसको हमने एक शॉर्ट फॉर्मूले के तहत आपके सामने डिफाइन किया है, डी आई। यहाँ पर देखिएगा सबके नेम शुरुआती अक्षर के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश की है, डी आई एम एन पी आर स्क्वायर एफ टी। अर्थात अगर हम लोग टोटल बात करें तो देखिएगा यहाँ तक हमारे 5 हो चुके हैं और यहाँ पर 2 7 हो चुके हैं और यहाँ पर इसका स्क्वायर, इसका मतलब टोटल मिलाकर के हमारी काउंटिंग हो रही है 9। सो टाइप ऑफ एडवर्ब्स की बात करें तो स्टैंडर्ड लेवल से इसको 9 भागों में विभक्त किया गया है। बाकी अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं बनी हुई है।
तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर डी से। जैसा कि हमने पहला लेटर यहीं पर डिफाइन किया है डी। सो डी से हम लोग बात करें तो एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी के रूप में इसको जाना जाता है। इसको एडवर्ब ऑफ डिग्री भी कहते हैं और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के रूप में भी जाना जाता है। अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो एन एडवर्ब ऑफ डिग्री tells us that level of extent that something is done or happen. Words of adverb of degree are, अगर हम लोग यहाँ पर एडवर्ब की डिग्रीज की बात करें तो जैसे ऑलमोस्ट हुआ, इनफ हुआ, मच हुआ, नियरली हुआ, क्वाइट हुआ, रियली, सो, ट्रू, वर्ब, फेयरली, रेदर, एटसेट्रा, इस तरह के वर्ड जो हैं वो किसको इंडिकेट करते हैं? एडवर्ब और डिग्री या एडवर्ब क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। देखिएगा एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं इसको। आफ्टर ऑल दीज इयर्स ही इज स्टिल वेरी सैड अबाउट पार्टिंग ऑफ हर बिलव्ड। यहाँ पर देखिएगा हिज लिखा हुआ है हिज बिलव्ड के बारे में, तो देखिएगा यहाँ पर हमने वेरी वर्ड दे रखा है। इट वॉज टू डार्क फॉर अस टू फाइंड आवर वे आउट ऑफ द केव। यहाँ पर जो टू वर्ड यूज हुआ है ये एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। और एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में अर्थात एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी के रूप में यहाँ पर टू का यूज किया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप वेरी को देख रहे हैं। अब अगले अगर बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा जो लेटर लिखा हुआ था वो है आई। और अगर आई की बात करना चाहते हैं तो आई से होता है इंट्रोगेटिव। आई से क्या होता है? इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव की बात करें तो देखिएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब में वेहर हुआ, वहन हुआ, वाही हुआ, सोन। जैसे अभी आप यहाँ पे हमने सवाल किया वेहर इज अनु, यहाँ पर वेहर किसका वर्क कर रहा है? यहाँ पर जो वेहर है वो किसका वर्क कर रहा है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है। अगर यहाँ पे कहीं वाही आर यू लेट, सो यहाँ पर जो वाही लिखा हुआ है ये भी किसका काम कर रहा है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है। तो देखिएगा हमने दो के बारे में डिस्कस किया, पहले डिग्री ऑफ एडवर्ब के बारे में बात की और अब इंट्रोगेटिव वर्ब के बारे में बात की। अब हम थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा लिखा हुआ एम। एम से बनता है एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि हम मैनर्स की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में हम यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर एम्स को इंडिकेट कर रहा है। एन एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ समथिंग इज डन और हैपन्स, यानी कि ये जो हमें मैनर ऐसे बताता है कि कोई भी घटना कैसे घटित हुई या किस तरह से की गई। मोस्ट एडवर्ब ऑफ मैनर एंड इन ly such as badly, happily, slowly, sadly, quickly, soundly, wisely, or and another that includes well, hard, fast, etc. कहने का मतलब इसको रिकॉग्नाइज करने का एक आसान सा तरीका है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इस एडवर्ब ऑफ मैनर्स को इजी वे से अगर रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं तो आपके पास में एक ऑप्शन बना हुआ, और ऑप्शंस की बात करें तो ज़्यादातर जो एडवर्ब ऑफ मैनर्स होते हैं उनका जो एंड होता है अर्थात जो समापन होता है उनके बारे में डिस्कस करें तो ये ज़्यादातर एल वाई से होते हैं, अर्थात अंतिम अक्षर ज़्यादातर एल वाई आता है। अगर बात करना चाहे जैसे बैडली, हैप्पीली, स्लोली, सैडली, क्विकली, साउंडली, अर्थात अंतिम जो इनका लेटर आ रहे हैं यहाँ पर एल वाई आ रहा है यहाँ पर, तो सो दैट एक इजी वे हो जाएगा आपको पहचानने में। या फिर अदर वर्ड्स की बात करें तो देखिएगा वेल, हार्ड, फास्ट, एटसेट्रा। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग इसे समझते हैं। दे हैड टू एक्ट फास्ट, देखिएगा यहाँ पर एक फास्ट लिखा हुआ है। टू सेव द अदर फ्लोटिंग इन द वाटर। अब यहाँ पर जो फास्ट वर्ड लिखा हुआ है ये एडवर्ब है, और अगर पूछा जाए कि कौन सा एडवर्ब है तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर्स है। कौन सा है? एडवर्ब ऑफ मैनर्स है। तो हमें इतना भी ध्यान रखना होगा कि काफ़ी बार एग्जाम्स में ऐसा भी सवाल पूछ लिया जाता है कि एडवर्ब कौन सा है, सो दैट हमें अगर याद होगा इस तरह से कि इंट्रोगेटिव है, ये एडवर्ब मैनर है, ये डिग्री वाला है, तो इजी वे से हम लोग एग्जाम्स में क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे। ऐसा ही देख लीजिएगा एक और सवाल है जहां पर रोनाली एंड मोनाली वर बैडली इंजर्ड इन द फाइट। जैसा अभी देखा था यहाँ पर ज्यादातर में एल वाई लगा हुआ आता है अंत में, यहाँ पर ये बैडली लिखा हुआ है, और ये जो बैडली है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? एडवर्ब ऑफ मैनर्स को इंडिकेट कर रहा है। अब देखिएगा एडवर्ब ऑफ मैनर्स को के बाद में हम चलते हैं एन पर, और एन से यहाँ पर हम लोग जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो है एडवर्ब ऑफ नंबर। तो यहाँ एडवर्ब ऑफ नंबर की बात कर रहे हैं हम। तो देखिएगा एन से बन गया नंबर, और यहाँ पर एडवर्ब हमारा टॉपिक है। तो देखिएगा दीज एडवर्ब्स आंसर द क्वेश्चंस इन व्हाट ऑर्डर।
यानी कि वर्ड ऑर्डर का ये जो रिप्लाई करते हैं वो हमेशा क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर्स कहलाते हैं। जैसे फर्स्टली हुआ, सेकेंडली हुआ, लास्टली हुआ, वंस हुआ, ट्वाइस हुआ, ये सारे के सारे एटसेट्रा जो भी हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं नंबर्स को। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन हिम ओनली वंस, यहाँ पर देखिएगा वंस जो लिखा हुआ है ये वंस किसको इंडिकेट कर रहा है, एडवर्ब को इंडिकेट कर रहा है। किंतु अगर बात की जाए कि एडवर्ब में भी कौन से एडवर्ब को, तो एडवर्ब ऑफ मैनर्स को इंडिकेट कर रहा है। यहां पर देखिएगा सेकंड एग्जांपल की बात करें, सेकंडली आई कांट अफोर्ड टू बाय इट, तो यहां पर देखिएगा जो सेकंडली लिखा हुआ है ये भी किसको इंडिकेट कर रहा है, एडवर्ब ऑफ नंबर को। जैसा कि हमारा डेफिनेशन कहती है, दिस एडवर्ब आंसर द क्वेश्चंस इन व्हाट ऑर्डर, तो इन व्हाट ऑर्डर के रूप में, तो ऑर्डर को इंडिकेट कर रहा है सेकंडली, सो दैट इजी वे से सेकंडली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। थोड़ा सा ध्यान से इसको बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना है, क्योंकि जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो उस दौरान हमें काफ़ी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि जब रूल्स तैयार होंगे तो हमें आंसर करने में दिक्कत नहीं आएगी 1% भी। इस एन के बाद में हमारा जो लेटर लिखा हुआ तो पी है, तो पी से बनता है प्लेस, और एडवर्ब का टॉपिक चल रहा है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया यहाँ पर। अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, टेल्स अस वेयर समथिंग इज डन और हैपन। इट मीन से किसको इंडिकेट कर रहा है, प्लेस को कर रहा है कि जो भी कोई घटनाएं हुई वो कहाँ घटित हुई। और वी यूज इट आफ्टर द वर्ब, देख बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, वी यूज इट आफ्टर द वर्ब, ऑब्जेक्ट और एट द एंड ऑफ ए सेंटेंसेस, यानी कि मोस्टली ऐसे एडवर्ब जो कि प्लेस को इंडिकेट करते हैं, या तो हम उसको वर्ब के बाद रखते हैं या ऑब्जेक्ट के बाद, या फिर सेंटेंस के अंत में उसको रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने योग्य बात है। एडवर्ब ऑफ प्लेस इंक्लूड वर्ड सच एज, अगर हम लोग इसके वर्ड्स की बात करें तो लाइक इनसाइड, आउटसाइड, अवे, बिलो, नोवेयर, एवरीवेयर, फार, हार, हियर, अंडर, अपस्टेयर्स, एटसेट्रा। यानी कि इस तरीके से इन वर्ड्स का अध्ययन करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एडवर्ब ऑफ प्लेस का हम लोग यूज करते हैं, और कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो ज़्यादातर एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में काम में लिए जाते हैं। तो इजी वे से आप लोग इसका गैस लगा पाएंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, वी कैन स्टे हियर फॉर लंच। यहाँ पर जो हियर वर्ड लिखा हुआ है ये देखिएगा, जैसा हमने डेफिनेशन में देखा कि ज़्यादातर ये कहाँ आते हैं, वर्ब के बाद में आते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के बाद में, अदरवाइज ये वाक्य के अंत में रखे जाते हैं, जैसा कि हमने रूल पढ़ा था। यहाँ पर भी देखिएगा ये स्टे लिखा हुआ है, स्टे हमारी वर्ब है और वर्ब के जस्ट बाद में हियर है। ये हियर जो है वो एडवर्ब है, और एडवर्ब कौन सा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। एक और एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, दे रश्ड फॉर देयर लाइव्स व्हेन फायर ब्रोक आउट इन द फ्लोर बिलो। यहाँ पर जो बिलो दिया हुआ है देखिएगा कंडीशंस के अकॉर्डिंग रूल का फॉलो करते हुए एंड ऑफ द सेंटेंस में लिखा हुआ है, और बिलो किसको इंडिकेट कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। सो यहाँ पर हमारा अगर क्वेश्चंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए इस तरह से कि कौन सा एडवर्ब है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब देखिएगा अगला जो हमारा बना हुआ था वो बना हुआ था आर, इनके हमारा अगला लेटर था आर, तो आर की तरफ मूव करते हैं। आर से बनता है एडवर्ब ऑफ रिलेटिव, आर से बोले तो रिलेटिव बन रहा है, तो व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, ये क्या है, रिलेटिव के रूप में यूज होते हैं, यानी कि एडवर्ब ऑफ रिलेटिव के रूप में काम में लिए जाएंगे। अब देखिएगा आई रिमेंबर द विलेज वेयर आई वाज बोर्न, ये यहाँ पर जो वेयर मध्य में लगा हुआ है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, रिलेटिव को इंडिकेट कर रहा है, अर्थात रिलेशन शो कर रहा है। सो इसे हम एडवर्ब ऑफ रिलेटिव के नाम से जानते हैं। देखिएगा एडजेक्टिव और एडवर्ब में बिल्कुल भी आपको भ्रमित होने की रिक्वायर्ड नहीं है, और ना ही प्रोनाउन में भी आपको रिक्वायर्ड होगी कि आप लोग कहीं भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा रूल्स का अच्छे से फॉलो करना है, सो दैट आप लोग इनमें अंतर समझ पाए। तो आर का देखिएगा हमने जैसा कि फॉर्मूले के अंदर आर का स्क्वायर बना हुआ था, इसका मतलब आर प्लस आर हो गया, तो यहाँ पर आर से पहला हमारा बना रिलेटिव। अब एक और आर बचा हुआ है, तो इस आर से हम लोग जो बनाएंगे वो बनेगा एडवर्ब ऑफ रीजन, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, एडवर्ब ऑफ रीजन। दीज एडवर्ब आंसर द क्वेश्चन व्हाई, यानी कि इस तरह के जो एडवर्ब होते हैं वो किसका, यानी कि किस सवाल का जवाब देते हैं, व्हाई का जवाब देते हैं। तो यहाँ पर व्हाई की बात करेंगे तो देखिएगा इस तरह के जो वर्डिंग आएंगे, यानी कि जो शब्द आएंगे
जो एडवर्ब को इंडिकेट करने वाले होंगे वो देखना, देयरफॉर, हैंस, थस, कॉन्सिक्वेंटली, एटसेट्रा। ये वर्ड ऐसे होते हैं जिनका आंसर वाई से होता है और इसलिए इनको एडवर्ब ऑफ रीजन के नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखेगा, ही डिड नॉट वर्क हार्ड देयरफॉर ही फेल। ये जो है यहाँ पर देयरफॉर किसका आंसर इंडिकेट कर रहा है? वाई का, यानी कि वो फेल हो गया क्योंकि उसने मेहनत नहीं की। तो यहाँ पर हमारा सवाल होता कि वो फेल क्यों हो गया, और सिंपल सा था, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की इसलिए फेल हो गया। सो दैट या देयरफॉर जो इंडिकेट कर रहा है, ही डिड नॉट हार्ड वर्क देयरफॉर ही फेल। तो ये देयरफॉर किसको इंडिकेट किया? रीजन को, और रीजन को इंडिकेट किया। सो दैट सिंपल वे में ये एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया। अब बात करते हैं अगले ऐप पर। ऐप से बनता है फ्रीक्वेंसी। ऐप किसको इंडिकेट करता है? फ्रीक्वेंसी को। और बात एडवर्ब की चलती, इसलिए कौन क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दीज एडवर्ब्स आंसर द क्वेश्चंस हाउ ऑफन। ये कहने का मतलब ये किस सवाल का जवाब देते हैं। देखिएगा, एडवर्ब को समझने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि किस क्वेश्चन का जवाब कौन सा दे रहा है। अगर ऐसा आपको याद हो गया तो ऑटोमेटिकली एडवर्ब गलत नहीं होगी। जैसा अभी पीछे अपन ने रीजन्स के बारे में देखा था, अभी मैनर्स के बारे में देखा था, उसी तरीके से यहाँ पे देखो हाउ ओपन, अगर क्वेश्चंस का जो रिप्लाई होता है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। देखिएगा, अगेन, ऑलवेज, सेल्डम, हार्डली, ऑफन, वंस, एटसेट्रा। और यहाँ पर देखिएगा, यू आर ऑलवेज वेलकम, आई ऑफन गो देयर। ये दोनों के दोनों वर्ड किसको इंडिकेट कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी को कर रहे हैं। तो यहां पर ये किसका एडवर्ब तो है, मगर एडवर्ब के साथ में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब आगे मूव करते हैं और आगे जो हमारा लिखा हुआ है यहां पर देखेंगे टी। तो जैसा कि टी से क्या बनता है? टाइम। और टाइम आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो टाइम की बात करें तो देखिएगा, एन एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस व्हेन समथिंग इज डन और हैपन। यानी कि किसको इंडिकेट करेगा? टाइम को इंडिकेट करेगा कि कौन सी चीज कब घटी। तो टाइम जानना चाहता है। जैसे पहले अपन ने स्थान के बारे में किया था, एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में क्वेश्चंस किया था, उसी तरीके से यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो हो गया टाइम को लेकर के हो गया। तो देखिएगा, वी यूज इट एज फॉर्म ऑफ एम्फेसाइज व्हेन वी प्लेस इट एट द बिगनिंग। तो ऑलरेडी, ऑलवेज, लास्ट मंथ, नाउ, सुन, देन, एट प्रेजेंट, यस्टरडे, एटसेट्रा, ये सब के सब किसको इंडिकेट कर रहे हैं? टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशंस ऑफ नेगेशंस की बात करें तो नॉट ओनली, श्योर, इंडीड, सर्टेनली, नो, मीन्स, नॉट एल, यस, नो, प्रोबेबली, श्योर, ही इज राइट, एटसेट्रा वर्ड होते हैं। आप देखिएगा, हम लोग आगे बात करते हैं कम एरर्स विद एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनके अंदर हम लोग एडवर्ब और एडजेक्टिव की वजह से थोड़ा सा मिसगाइड होते हैं। तो किस तरीके से इन पर निजात पाएं उनके बारे में चर्चाएं करते हैं। देखिएगा, पीपल ऑफन मिस्टेकली यूज एडजेक्टिव व्हेन दे शुड यूज एन एडवर्ब एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जांपल, ए सेंटेंस दैट रीड्स, राज बिहेव्ड वेरी बैड ऑन द फील्ड ट्रिप। यहाँ पर देखिएगा, राज बिहेव्ड वेरी बैड ऑन द फील्ड ट्रिप। और यहाँ पर लिखा ऑन अदर हैंड इफ यू सेड हिज बिहेवियर इज बैड। सो यहाँ पर हमें ये गलत तरीके से इसको यूज नहीं करना है। तो हमें क्या करना है? बिल्कुल यूज करना है। जैसे यहाँ पर हमें देखना है वेरी जो बना हुआ है वो हमारा एडवर्ब को इंडिकेट कर रहा है, या फिर हमारा बैड है वो इंडिकेट कर रहा है। तो कहने का मतलब एडजेक्टिव और एडवर्ब जो है उसमें हमें इन एरर्स से बचना है। देखिएगा, दैट वुड बी करेक्ट बिकॉज इन दिस केस द वर्ड बैड इज एन एडजेक्टिव। देखिएगा, यहाँ जो बैड है वो एडजेक्टिव है, डिस्क्राइब द नाउन बिहेवियर। तो यहाँ पर इट शुड रीड राज बिहेव्ड वेरी बैडली। तो ये यहाँ पर किस तरीके से पढ़ना चाहिए हमें? राज बिहेव्ड वेरी बैडली, इस तरीके से सेंटेंस को पढ़ना चाहिए, सो दैट हम लोग इसको इजी वे से करेक्ट कर पाए। तो कहने का मतलब थोड़ा सा हमें रूल्स का अच्छे से फॉलो करना है। और काफ़ी बार हम लोग गुड एंड वेल जो होता है इसमें भी काफ़ी मिस्टेक्स कर देते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि गुड का प्रयोग कब किया जाएगा एंड वेल का प्रयोग कब किया जाने वाला है। इन दोनों में भी आपको अंतर मालूम होना चाहिए। काफ़ी बार हम लोग ऐसे मिस्टेक कर देते हैं। देखिएगा, गुड की बात करें तो गुड क्या है? गुड इज एन एडजेक्टिव दैट शुड मॉडिफाई नाउन। यहाँ पे देखिएगा, हमारी चर्चा चल रही, गुड जो है वो एक एडजेक्टिव है और किसको मॉडिफाई करता है? नाउन को मॉडिफाई करता है, दैट गुड गर्ल। वेल इज एन एडवर्ब, जबकि वेल क्या है? एडवर्ब है दैट मॉडिफाई ए वर्ब।
सी लिसन्स वेल। अब देखिएगा अंतर आ गया ना, गुड और वेल। हम लोग दोनों चीजों को ऐसा नहीं बोल सकते कि गुड और वेल दोनों कहने का मतलब एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स के रूप में काम में ले लेंगे। यहाँ पर हमें अंतर जानना जरूरी है एडजेक्टिव और एडवर्ब की जब बात चल रही है, सो दैट हमारा एग्जाम में क्वेश्चंस गलत ना हो। तो यहाँ पर गुड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। गुड जो है वो किसको इंडिकेट करेगा, एडजेक्टिव है गुड, ठीक है, और किसको मॉडिफाई करता है, नाउन को। और बात करें अगर हम यहाँ वेल की, तो वेल क्या हुआ, एडवर्ब, और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे इजी वे से हम लोग इसको समझ सकते हैं, द गुड गर्ल और सी लिसन्स वेल। तो यहाँ पे दोनों में अंतर आ गया ना, इस बात का हमें बिल अच्छे से ध्यान रखना है। आप देखिएगा यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा कि किस तरीके से कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं हमारे वो क्या कहते हैं। तो एक्सपर्ट्स की भाषा में बात करेंगे कि जो उन लोगों ने रूल्स किस तरीके से तैयार करें। तो एक्सपर्ट से यानी कि जो विद्वान लोगों के मत हैं उनके बारे में करते हैं। एडवर्ब्स आर यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत ही ध्यान रखने योग्य, जिनके माध्यम से आप लोग एग्जाम में क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे। तो देखिएगा एडवर्ब यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर वर्ब कहाँ लेती है, आफ्टर द वर्ब काम में ली जाती है स्पेशली ज्यादातर। अन जो स्पीक्स क्लियरली, यहाँ पर ये क्लियरली जो वर्ड है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, एडवर्ब को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर स्पीक जो है वो क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पर ये हमारा रूल क्या है कि ज्यादातर एडवर्ब वर्ब के बाद ही काम में लिए जाते हैं। When there is an object, देखिएगा बड़े ध्यान से सुनना, the adverb is usually placed after the verb plus object। ये कह रहा है कि अगर वहां एक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो then adverb is usually placed, यानी कि जो एडवर्ब होगी वो कहाँ सामान्यतः कहाँ लगाई जाती है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद में लगाई जाती है। आई पुट द वेस, यहाँ पे देखिएगा पुट जो है वो क्रिया है, वेस ये ऑब्जेक्ट है, और इसके जस्ट बाद में यानी कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब यहाँ काम में ली जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आई पुट द वेस केयरफुली। टू बी क्लियर, सो इस रूल्स का फॉलो आपको करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि किस एडवर्ब को कहाँ पर हमें काम में लेना है। अगर हमें ये ध्यान नहीं होगा तो हम उल्टा सीधा उसको काम में लेंगे और हमारा एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो देखिएगा हाउ एवर एडवर्ब आर नेवर पोजिशन बिटवीन द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। इस बात का स्पेशल ध्यान रखना कि एडवर्ब है वो किसके बीच में नहीं आता, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं रखा जाता है। बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। सी रीड्स द बुक क्विकली, सी रीड्स क्विकली द बुक, अगर ऐसा आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको लिखना क्या है, सी रीड्स द बुक क्विकली, अर्थात आप लोग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद में तो रख सकते हैं, किंतु ऐसा नहीं कि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में इसको रखोगे। तो ज्यादातर हमें क्या करना है, इस रूल्स का हमें फॉलो करना है कि एडवर्ब जो होता है वो स्पेशली वर्ब और ऑब्जेक्ट के या तो बाद में रखो, किंतु वर्ब और ऑब्जेक्ट के मध्य में रखने की भूल ना करें, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं। देखिएगा आप, या समटाइम्स एडवर्ब आर प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोज, कई बार ये प्रारंभ में भी काम में लिए जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि ऐसा है कि हम वाक्य के अंत में ही एडवर्ब्स का यूज करेंगे, वाक्य के प्रारंभ में भी ले सकते हैं। तो उसका भी रूल्स होता है, तो उसे भी हमें ध्यान में रखना है। देखिए क्विकली आई चेंज माई ओपिनियन द एड, तो यहाँ पर क्विकली क्या है, एडवर्ब है, और हम लोगों ने इसको कहाँ लिया, इनिशियल स्टेज पे ले लिया ना, प्रारंभिक अवस्था में लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा द एडवर्ब ऑलमोस्ट मॉडिफाइंग द एडवर्ब ऑलवेज, यानी कि जो एडवर्ब होती है वो एडवर्ब को भी क्या करती है, मॉडिफाई करती है। द वेदर रिपोर्ट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज राइट, यहां पर देखिएगा ऑलमोस्ट और यहां पर देखिएगा ऑलवेज। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मॉडिफाई कर रहे हैं। आप देखिएगा अगली बात करें तो ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली कम्स बिफोर द मेन वर्ब। यहाँ पर यही जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इन पे तो हमें बेहद फोकस करना है, क्योंकि ये बातें छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे रूल्स हैं, किंतु बहुत ही काम के हैं। क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जैसा कि आप जानते हो। तो हमारे लिए एक एक रूल इम्पोर्टेंट है। जब एक हर रूल याद हो जाएगा तो एग्जाम को फाइट करने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। तभी तो कहते हैं कर्म पे विश्वास करो, अपनी मेहनत पे विश्वास करो। तो यहाँ पर देखिएगा ये वाला जो रूल है वो हमें कहता है कि ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली
कम बिफोर द मेन वर्ब। ये कब आती है? मेन वर्ब से पहले इनका प्रयोग किया जाता है, ये हमारा रूल कहता है, एक्सपर्ट्स की राय कहती है। डू यू ऑलवेज ईट इन अ रेस्टोरेंट, यहाँ पे देखिएगा ये ऑलवेज है। टू मोर देन रिक्वायर्ड, टू का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मोर देन रिक्वायर्ड के लिए होता है। बिफोर बैड क्वालिटीज एडजेक्टिव, ही इज टू डल, यहाँ पे टू है देखिएगा ये। फेयरली ही इज यूज इन प्लीजेंट वे, यानी कि अगर हमें फेयरली का यूज करना है तो किसके लिए करेंगे? प्लीजेंट वे के लिए करेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेयरली का प्रयोग अगर किसी प्लीजेंट वे को इंडिकेट करना है तो किया जाता है, और जबकि रेदर जो वर्ड होता है वो किसको शो करता है? अनप्लीजेंट वे को शो करता है। तो ये बहुत ही काम की चीज है, इसलिए इसे बिल्कुल माइंड में रखना है ताकि किसी तरह की कोई मिस्टेक ना हो सके। अब देखिएगा यहां पर टू हमारा हो गया, जिसके बारे में हमने इंडिकेशंस दिया इजी वे से कि भाई टू जो है वो मोर देन रिक्वायर्ड के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर हमें इन बातों पे एक एक पे नजर इस पे नजर रखेंगे तब जा करके हम लोग कर पाएंगे। अब आगे यहाँ पर एक क्वेश्चंस को देखते हैं। फेयर, इसकी फेयर प्लेजेंट वे के लिए आ गया, और रेदर की बात आ गई वो अनप्लेजेंट के लिए आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगभग लगभग पूछा ही जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स काफी बार क्या इसके अंतर को नहीं जानते और गलती कर बैठते हैं। देखिएगा जैसे फेयरली वाइज, रेदर टू अनवाइज। आई होप आपको एडवर्ब से रिलेटेड जो रूल थे वो इजी वे से आपको समझ में आ गए होंगे, और अब अगर रूल समझ में आ गए और आप कह रहे हैं कि आपने अच्छे से उनका अध्ययन किया है, आपने एक एक बात को ध्यान पूर्वक सुना है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की और आपको याद हो चुके हैं, तो हम चलते हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज पर, देखते हैं कि किस तरह से आपने डेडिकेट होकर के उस रूल्स कप पे फोकस किया था। अगर अच्छे से रूल पे फोकस किया सो दैट एक्सरसाइज में आपका कोई सवाल गलत नहीं होने वाला है। तो हम एक्सरसाइज शुरू करें। तो देखिएगा एक्सरसाइज में हमारा पहला सवाल है चूज द बेस्ट आंसर टू कंप्लीट ईच सेंटेंस, और यहाँ पर ये जो स्पेशली इंडिकेट कर रही है एक्सरसाइज वो एडवर्ब को लेकर के है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ फोकस करना है एडवर्ब पर, इतना जरूर माइंड रखें। जिस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हो उस पर ही फोकस होना चाहिए, सो दैट आप एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाए। देखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है द ड्राइवर स्टॉप द बस, ये हमारा छोटा सा ऑप्शन लिखा हुआ है, और इस ऑप्शन के बारे में मैं बता, इस क्वेश्चन में देखो यहाँ फिल इन द ब्लैंक दे रखा है और मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन ये है स्लोली, बी है एब्रप्टली, और सी है एग्जैक्टली, और डी है देन। अगर आपने नहीं सुना तो मैं फिर से ऑप्शन बोल देता हूँ। ए ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है एब्रप्टली, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है एग्जैक्टली, और सी ऑप्शन जो है उसमें लिखा हुआ है देन। अब आपको अंदाजा लगाना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आना चाहिए जिससे करेक्ट होगा। अगर आप लोगों ने आंसर नंबर ए लगाया है एब्रप्टली तो बिल्कुल सही है, आपका करेक्ट आंसर है। आप यहाँ अपने आप में एक नंबर काउंट कर लीजिएगा कि आपका ये सवाल, पहला सवाल बिल्कुल सही है। देखिएगा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूरिंग ऑटम कलरफुल लीव्स कैन बी सीन फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज, यहाँ पर देखिएगा ये फॉलिंग है फ्रॉम ट्रीज। अब यहाँ पर एक रेगिस्तान दिया हुआ है, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला दे रहा हूँ जेंटली, और दूसरा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ वो ऑप्शन है एवरीवेयर, और तीसरा जो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ वो है वेल। अब आप इसमें कौन सा लगाने वाले हैं? अगर आप लोगों ने इसमें जेंटली लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर हो जाएगा ड्यूरिंग ऑटम कलरफुल लीव्स कैन बी सीन फॉलिंग जेंटली फ्रॉम ट्रीज। तो भी क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। दो सवाल आपके सही आ चुके हैं, तो तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपका ये भी सवाल सही आएगा। माई ग्रैंडफादर ऑलवेज स्माइल, यहाँ पर देखिएगा ऑलवेज क्या है? एडवर्ब है, और यहाँ पर स्माइल के आगे हमें चूज करना है क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन है वो है, पहला ऑप्शन है नेवर, दूसरा जो ऑप्शन है वो है चीयरफुली, और तीसरा ऑप्शन है टुमारो। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जैसा स्माइल्ड के आगे क्या आना चाहिए? चीयरफुली। तो यहाँ पर एक वाक्य को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीयरफुली जो है वो यहाँ पर उपयुक्त शब्द है, तो चीयरफुली हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आफ्टर द पार्टी कॉन्फेटी वाज स्टे वन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपके पास में ऑप्शन है ब्लेंडी, ऑफर और एवरीवेयर। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? एवरीवेयर।
एंड नाउ नेक्स्ट जो सवाल है वो है इट्स टाइम टू गो। यहाँ पर देखिएगा इट्स टाइम टू गो, यहाँ तक हमारा सवाल है और आपके पास में ऑप्शन है नाउ, सेकंड है बिफोर और सी ऑप्शन आपके पास में है लास्ट डे। तो देखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ जैसा कि आप लोग आम बोलचाल की भाषा में भी इस सेंटेंस को काम में लेते हैं, तो इजी वे से आपका आंसर आ जाएगा। बताइए क्या आना चाहिए? इट्स टाइम टू गो नाउ, सो नाउ इज द करेक्ट आंसर। आप डेली न्यूज़पेपर इत्यादि की भी स्टडी किया करो, इंग्लिश के मैगजीन वगैरह की थोड़ा सा, सो दैट आप लोगों का क्या फ्लो बनता रहेगा, ऑटोमेटिकली ऐसे सेंटेंस याद आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वर्ड्स काम में लिया अगर आप देखो, ये वाला जो सेंटेंस था कॉमन था, हमको इसको बहुत काम में लेते हैं, इट्स टाइम टू गो नाउ, सो दैट आप आपको ज़्यादा ऑप्शंस पे भी जाने की जरूरत नहीं थी, इजी वे से आप लोग गैस लगा सकते थे कि हम लोग इट्स टाइम टू गो नाउ बोलते हैं, तो बहुत सिंपल था ना। अब देखिएगा कुछ और एग्जाम्पल भी देखते हैं, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जाम्पल की तरफ रुख करते हैं। तो देखिएगा लेट्स टेक ए लुक एट सम एग्जाम्पल्स। पहले वाली जो आपकी क्विज की हम लोगों ने उसमें आपके अच्छे आंसर आए, इसके लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप देखते हैं अगले में आपके कितने सवाल सही आते हैं, और सारे सवाल आपके सही आने वाले हैं अगर आपने रूल्स का अच्छे से फॉलो किया है तो देखिएगा पहला सवाल, आई वॉन्टेड टू ईट पिज्जा, यहाँ पर हमारा पहला सवाल है, और आगे लिखा हुआ माई बीलव्ड वांटेड करी, और बीच में दे रखा है हमें ब्लैंक जिसे हमें कंप्लीट करना है ताकि सेंटेंस जो है वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाए। और यहाँ पर हम लोग ऑप्शन दे रहे हैं आपको, पहला ऑप्शन हमने दिया आपको वेयर, दूसरा ऑप्शन दिया हाउएवर, तीसरा ऑप्शन दिया स्टिल और चौथा ऑप्शन दिया व्हाइल। अगर आप लोगों का आंसर हाउएवर है तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड सवाल की तरफ रुक करते हैं, इट हैड स्नोड ऑल डे, और यहां पर आप दे दिया गया देखो फिल इन द ब्लैंक, ही डिसाइडेड नॉट टू ड्राइव इन द डेंजरस कंडीशन। यहां पर आपके पास में जो ऑप्शन है वो है देयरफॉर, पहला ऑप्शन है देयरफॉर, दूसरा ऑप्शन जो है वो है इंडीड, और थर्ड ऑप्शन आपके पास में है आफ्टरवर्ड्स। तो यहां पर देखिएगा इजी वे से आपको आंसर मिल गया होगा, इट हैड स्नोड ऑल डे देयरफॉर, और ये देयरफॉर किसका इंडिकेट कर रहा है? रीजन ऑफ एडवर्ब को इंडिकेट कर रहा है ना, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये किसका आंसर इंडिकेट कर रहा है? वाही का आंसर है, और वाही का जब आंसर होता है तो वो क्या होता है? रीजन ऑफ एडवर्ब होता है, सो दैट यहाँ पर देयरफॉर इज द करेक्ट आंसर। अगला है हरी अप, यू ऑलवेज वॉक स्लो। अब देखिएगा यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन से लिखा हुआ है फास्ट, सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है आपके पास में फास्टली, थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है आपके पास में स्लोली, और एक ऑप्शन और देता हूं मैं आपको स्लो। अब आपका कौन सा होगा? थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए? हाँ, कंफ्यूज जैसे कोई बात नहीं भैया, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, पहले वाक्य को देखिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हरी अप, हरी अप का मतलब क्या वो कह रहा है? जल्दी करो। फिर ये क्या कह रहा है? यू ऑलवेज वॉक, यानी कि ये कह रहा है कि भाई तुम लोग हमेशा क्या चलते हो? धीरे चलते हो, जल्दी करो। तो सिंपल सा आंसर स्लोली आ जाएगा ना, यहाँ पे हमें देखना ही नहीं क्योंकि पहले हरी अप दे रखा है। तो जब भी आप क्वेश्चंस को सोल्व करें, कंप्लीट क्वेश्चंस को पढ़ें एक बार, सो दैट आपका आंसर इजी वे से आ जाएगा। और किसी बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि सवाल को अच्छी तरह से समझ लेना ही उसका आधा आंसर मिल जाता है, अर्थात 50% जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो हमें उस सवाल को समझने पर ही आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या निकल करके आ रहा है? स्लोली। ठीक है गाइस, अगर स्लोली किया है तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, स्लोली यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, यू प्ले द गिटार वेरी, यू प्ले द गिटार। अब देखिएगा यहाँ गिटार लिखा हुआ है और वेरी। अब हमें इसमें ऑप्शंस, आपको ऑप्शन दिए गुड, गुडली, और यहाँ पर हमने आपको एक और ऑप्शन दे दिया नाइस। तो यू प्ले द गिटार वेरी नाइस, क्योंकि यहाँ पर और कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नाइस ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सो हमारा आंसर क्या होगा? यू प्ले द गिटार वेरी नाइस। अब देखिएगा अगले की बात करते हैं, अगला जो हमारा सवाल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आई हैव बीन, और यहाँ पर आपको ब्लैंक जो है दिया हुआ है उसको फिल करना है, मैरिड फॉर 10 ईयर्स। और आपके पास में जो है सवाल में आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, पहला ऑप्शन मैंने आपको दे दिया है वेरी, सेकंड ऑप्शन दे दिया स्लाइटली, और थर्ड ऑप्शन मैंने दे दिया आपको हैप्पीली। तो यहाँ पर देखिएगा ये बात कर रहा है तो इनमें तो कोई सा सवाल बैठ नहीं रहा, सिर्फ हैप्पीली है कि भाई वो क्या कर रहे हैं, खुशी पूर्वक है ना, 10 साल हो गए उनकी खुशी पूर्वक शादी को, तो यहाँ पर हैप्पीली वर्ड क्या है? बिल्कुल सुटेबल है। तो यह एडवर्ब
कौन सा आ गया, हैप्पीली वर्ड जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल है आई न्यू दैट इट वॉज ब्रोकन, और फिर स्पेस दे दिया, आगे लिखा हुआ दे सैड इट वॉज फाइन। अब देखेगा यहाँ पर लिखा हुआ इजीली, इजीली तो यहाँ पे कोई इंडिकेट ही नहीं कर रहा, इजीली दे सैड इट वॉज फाइन। यहाँ पर केयरफुली का कोई मतलब नहीं, टुमारो का यहाँ कोई इंडिकेट नहीं कर रहा, और एक और ऑप्शन दे रखा है इवन तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इवन दो इज द करेक्ट आंसर। देखिएगा आपके दोनों जो एक्सरसाइज आप लोगों ने की तो इसमें आपने समझा होगा कि किस तरीके से हमें फिल करना है, और इजी वे से आप लोग इसको कर भी पा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप लोग अगर इसको अच्छे से रूल्स तैयार होने के बाद गलतियां होने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले जो एक्सरसाइज है उसकी तरफ देखते हैं। पहला हमारा जो सवाल है वो क्या कह रहा है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर इस तरह के सवाल जो पिछले वाले जो हमने सवाल लिए थे ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो स्पेशली पहले कुछ एकेडमिक लेवल, कुछ कॉम्पिटिशन्स लेवल, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। मगर अब जो हम लोग ये ड्रिल कर रहे हैं स्पेशली एसएससी बैंक, बैंक पीओ एक्सेट्रा जो होती है उन एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं, या फिर तो देखेगा यह ज़्यादातर एग्जाम्स में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो कैसे इसको सोल्व आउट करेंगे इसको देखना है। पहली बात आपको ये समझना है कि इस सवाल को ये कंप्लीटली जो हमारा सवाल है वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, सी ऑप्शन तक करेक्ट ये कंप्लीट है सेंटेंस। हमें फाइंड आउट ये करना है कि कौन सा पार्ट ऐसा है जिसमें गलती है, जिस पार्ट में गलती होगी उस पर हम लोग टिक लगा देंगे, वो हमारा आंसर होगा। और अगर आपको लगता है कि सवाल हमारा पूरी तरह सही है तो हम ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करेंगे, अर्थात नो एरर। ठीक है, समझ में आ गया कैसे सवाल को सोल्व करना है, क्योंकि पहले हमें ये आना चाहिए कि इसे हमें करना कैसे है, फिर हम लोग उसको सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज हम रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। टू बी क्लियर? सो अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं। पहला एग्जांपल है whenever is the matter I shall do this work because I have to expose my working capacity at any cost। यहाँ आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको लगाना है कि कहाँ पर क्या करना है। आपको लगता है कि हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन में मिस्टेक है, या बी ऑप्शन में, या सी में, और अगर आपको लगता है कहीं मिस्टेक नहीं है तो आंसर टी। तो आपकी नज़र में इसका आंसर क्या होना चाहिए, जरा सोचिए। लगा लिया होगा आपने अपना अपना आंसर। तो देखिएगा इसमें पहला जो ए ऑप्शन है वो हमारा आंसर आएगा, और ए ऑप्शन क्यों आएगा, क्योंकि व्हेन एवर जो लिखा हुआ है इसकी जगह हमारा जो वर्ड आएगा वो आएगा वॉट एवर द मैटर। क्या आएगा? वॉट एवर द मैटर आएगा, इसलिए ये पहला ऑप्शन गलत है। तो भी क्लियर? अगर आपने ऐसा किया है, ये ऑप्शन लगाया है तो राइट है। और ए ऑप्शन क्यों आएगा? क्योंकि व्हेन एवर जो है वो गलत है, इसकी जगह वॉट एवर आने वाला है। राइट गाइस? ठीक है, सेकेंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड ऑप्शन है सीमा डज नॉट हार्डली नो व्हाट हैपेंड यस्टरडे, नो एरर। आप देखिएगा यहां पर हमें इसी तरीके से देखना है कि कहां पर हमें गलती हो रही है। तो आप देखिएगा ये ऑप्शन नंबर जो ए है इसमें यहां पर नोट हार्डली कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि हार्डली का मतलब ही इस चीज को इंडिकेट कर रहा है बड़ी मुश्किल से, कठिनाई से। तो यहाँ नोट जो लगा रहे हैं वो अनावश्यक है, इसलिए जो चीज अनावश्यक है वो भी गलत है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन हम लोग टिक लगाएंगे, अर्थात ए ऑप्शन में क्या चेंज करना है, नोट को हटाना है। राइट गाइज? अब अगले रूल की तरफ हम लोग फॉलो करते हैं, और अगला जो हमारा एग्जांपल है वो क्या कह रहा है उसके बारे में देखते हैं। सवाल लिखा हुआ है सी सेल्डम इफ नेवर कम्स हियर। यहां पर है सी सेल्डम इफ नेवर कम्स हियर, तो यहां पर ये जो है हियर लिखा हुआ था, तो यहां पर इसको हियर कर लेते हैं। ओके गाइस? और लास्ट में दिया हुआ नो एरर। तो देखिएगा यहां पर हमारा नोट इफ नेवर एवर, ये जो नेवर लिखा हुआ है यहां पर इसकी जगह क्या आएगा, एवर। क्या आना चाहिए यहां पर? एवर आना चाहिए। नोट इफ नेवर, यहां पर क्या आना चाहिए, एवर आना चाहिए। इफ एवर और नेवर, या तो इनके साथ क्या आएगा और नेवर आफ्टर सेल्डम। अब देखिएगा अगले सवाल की माय ब्रदर मैनेजेस एवरीथिंग कोल्डली नो एरर, ये है हमारा अगला सवाल। तो यहाँ पे कोल्डली नहीं होता, क्या होता है, कूली, यानी कि शांति पूर्वक उन्होंने प्रत्येक चीज को हैंडल किया, ना कि कोल्डली। तो कोल्ड जो वर्ड है ये यहाँ पर लिखा हुआ ये क्या है, गलत है, इसकी जगह क्या आएगा, सी डबल ओ एल वाई, कूली। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा, हम एग्जाम में मार्क किसको लगाएंगे, सी को, अर्थात मिस्टेक किसमें, सी में। और मिस्टेक किसकी है, कोल्डली की जगह कूली आएगा। राइट गाइस? सी डबल ओ एल वाई।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल है, मोस्टली एवरी फैमिली हैज ए टेलीविजन, नो एरर। तो देखिएगा यहाँ पर मोस्टली एवरी फैमिली हैज ए टेलीविजन, तो देखिएगा यहाँ पे नियरली जो वर्ड है ना, ऑल, एवरी, एवरीवन, एट, सेट से पहले मोस्टली का यूज नहीं करते, ऑलमोस्ट या नियरली हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ऑलमोस्ट या नियरली हो सकता है। सो दैट यहाँ पर हम लोग इसको चेंज करेंगे और हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए। दोबारा से रूल को सुन लीजिएगा, ऑल, एवरी, एवरीवन इत्यादि से पहले मोस्टली का यूज नहीं किया जाता है, ऑलमोस्ट या नियरली का प्रयोग हो सकता है। टू बी क्लियर, he often reads novels until late night। यहां पर हमारा ऑप्शन लिखा हुआ है until late night। तो देखिएगा यूज लेट एट नाइट होता है, नॉट लेट नाइट। ओके, तो यहां पर यूज लेट एट नाइट, क्या आ जाएगा, लेट एट नाइट। तो यहां पर हमारा गलत ऑप्शन कौन सा, सी हुआ। अगला सवाल है, ए रेदर लवली गर्ल, ए रेदर लवली गर्ल लिखा हुआ है, नो एरर। अब देखिएगा लवली क्या होगी, प्यारी गर्ल होगी ना, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, रेदर। और हमने रूल्स में क्या लिखा था कि रेदर जो होता है वो बैड क्वालिटीज को इंडिकेट करता है, और यहाँ पर तो लवली हुई ना गर्ल, तो क्या यूज होना चाहिए, क्या यूज होना चाहिए, ए फेयरली होना चाहिए। बिल्कुल आ गया दिमाग में, बिल्कुल। अगर आपका यही सवाल है और अगर आपका जवाब ए ऑप्शन है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आपको याद हो गया, यानी वेरी गुड। तो यहाँ पर ए रेदर की जगह क्या करना है, ए फेयरली करना है। टू बी क्लियर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। समटाइम माय फ्रेंड श्याम गेट्स एंग्री, नो एरर। यहाँ पर यूज जो समटाइम्स है वो एक एडवर्ब है, जबकि समटाइम कुछ समय नाउन को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर समटाइम की जगह हमारा क्या होना चाहिए था, समटाइम्स होना चाहिए था, क्योंकि समटाइम्स क्या होगा, एडवर्ब होगा। टू बी क्लियर, तो ये बात का भी हमें ध्यान रखना है। देखो एक सिर्फ एस की वजह से ही कितना हो रहा हंगामा हो गया ना, यानी कि एस नहीं लगा हुआ, इस वजह से ये गलत हो गया। तो ये भी आपको फोकस करना है। अगला हमारा सवाल है, मोहिनी इज एनफ ब्यूटीफुल टू अट्रैक्ट द यंग। यहां पर लिखा है मोहिनी इज एनफ ब्यूटीफुल टू अट्रैक्ट द यंग, नो एरर। तो आपका क्या कहना है, क्या आना चाहिए, तो क्या आएगा, ब्यूटीफुल एनफ आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद एनफ का प्रयोग बहुत ही काफी के अर्थ में होता है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, बी गलत होगा। तो क्या होगा, मोहिनी इज ब्यूटीफुल इनफ होगा, ना कि इनफ ब्यूटीफुल होगा। टू बी क्लियर, टू अट्रैक्ट द यंग, जैसा कि सेंटेंस का भाव कह रहा है। समझ में आ गया। अगले सवाल की तरफ रुक करते हैं, और अगला सवाल है, देयर इज एनफ साल्ट इन द डिश। तो वही यहां पर किसमें मिस्टेक कर देंगे, पर्याप्त के अर्थ में नाउन से पहले एडजेक्टिव के रूप में। टू बी क्लियर, सो यहां पर हम लोग इजी वे से इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। देखिएगा गाइस, ये जो वीडियो है वो एडवर्ब को रिलेटेड था, उसी पे डेडिकेटेड था पूरी तरह से, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए बेहद कारगर साबित होगा और आप इजी वे से अपने एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे। इसका आपको अच्छी तरह से स्टडी करनी है, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को, सो दैट हमारा जो बहुत ही फ़ायदेमंद, यूजफुल और एक स्टूडेंट्स का यूँ कहें कि एक रामबाण का जो काम करता है, हमारे जो वीडियोज़ हैं, हमारा जो मटेरियल बना हुआ वो रामबाण का काम कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए। तो आप उस चांस को से ना चूकें। और वाईफाई स्टडी टीम की तरफ से आप लोगों ने जो इस वीडियो को सुना और लाइक, अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आप लोगों ने इतनी देर तक और इसका जो लाभ उठाया उस सब के लिए, और आप लोग सुन रहे हैं उसके लिए आप सभी का थैंक यू। और एग्जाम्स के लिए सभी को वाईफाई स्टडी टीम की तरफ से ऑल दी बेस्ट।